आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। यूक्रेन जंग ने अमेरिका को एक्सपोज करके रख दिया है। इट इज़ नो लॉन्गर द ग्लोबल लीडर एंड वर्ल्ड हैज़ बिकम बायपोलर नाउ। ये सबको नज़र आ रहा है। देखिए, अगर अमेरिका इकलौता सुपर पावर होता तो वो अपने इतने इंपॉर्टेंट इत्तेहादी यूक्रेन को अब तक रशिया से बचा चुका होता ना, लेकिन वो नहीं बचा पाए। ऊपर से आप ये भी देखें कि इस जंग ने अमेरिका के दीगर यूरोपियन इत्तेहादियों को फाइनेंशियली कितना डैमेज कर दिया है। ना उनके पास गैस है, ना उनके पास ऑयल है। अब भी वो हैं तो रशिया के मुखालिफ, जर्मनी और बाकी के उनके जो इत्तेहादी हैं, फ्रांस वगैरह हैं, रशिया के मुखालिफ अमेरिका की साइड पे हैं। लेकिन उनको बचा कौन रहा है? रूस की गैस उनको बचा रही है। अगर आज रशिया अपनी गैस बंद कर दे तो इन सारों की इकोनॉमी ठप हो जाए, क्योंकि 80% से ज़्यादा यूरोप की जो गैस है ये रशिया से आ रही होती है। तो इकोनॉमिक डाउनफॉल जो है अमेरिका का, वो भी इस यूक्रेन जंग ने एक्सपोज करके रख दिया हुआ है। यूके के फॉर्मर प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, जो कि मुस्लिम वर्ल्ड में वैसे बहुत ही बदनाम है, क्योंकि ये इराक पे अमेरिका के वो जो एक जालमाना हमला था ना, उसकी भरपूर सपोर्ट करता रहा ये बंदा जब प्राइम मिनिस्टर था, और अपनी पब्लिक से झूठ बोलता रहा मुसलसल कि सद्दाम हुसैन के पास केमिकल हथियार हैं, सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, सद्दाम हुसैन के पास ये है तो वो है, ये सब हमारे लिए खतरा है, वेस्ट के लिए खतरा है। झूठ पे झूठ बोलता रहा अपनी पब्लिक के सामने। लाखों इराकी मारे गए इस जंग के नतीजे में, लेकिन कोई एक ऐसा हथियार बरामद नहीं हो सका, कुछ भी नहीं मिला वहां से। वैसे वो मुल्क आज तक डिस्टेबलाइज्ड है, आज तक डिस्टेबलाइज। आप देखें, वहां पे सद्दाम हुसैन के दौर में ये बड़ा एक अमीर मुल्क भी था, तेल की दौलत से, जाहिर सी बात है, और स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट मुल्क था और बड़ा स्टेबल मुल्क था। लेकिन सद्दाम के जाने के बाद देखें क्या क्या हुआ वहाँ पे। आईएसआईएस बन गई और पता नहीं कितनी खाना जंगी में मुल्क ही तबाह हो गया। अब वो धीरे धीरे खुद को दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि एक भी हथियार वहाँ से नहीं मिला। लाखों इंसान ऐसे ही मारे गए, और आखिर में फिर ये बंदा टोनी ब्लेयर आके और एक सॉरी कह के खुद को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहा होता है। सॉरी कहता है आखिर में आगे। 2016 में द गार्डियन ने रिपोर्ट किया था कि टोनी ब्लेयर, आई एक्सप्रेस मोर सोरो एंड अपोलॉजी देन यू कैन एवर बिलीव। ब्लेयर रिस्पॉन्ड्स टू इराक वॉर रिपोर्ट which says former prime minister disregarded warning of risks as he built case for military action। गोरों के लिए हमेशा ये याद रखें, एक मिसकंसेप्शन है कि गोरे सारे के सारे जो हैं वो पता नहीं कोई जालमाना किस्म के होते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इनकी सोसाइटी में भी सारे के सारे जो हैं वो जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर नहीं होते। जब अमेरिका और नेटो वाले मिडल ईस्ट में, अफगानिस्तान में जंगें बर्पा कर रहे थे, लाखों इंसान इनकी फौजों के हाथों मर रहे थे ना, तो खुद इन्हीं के मुल्कों में, अमेरिका में, कई यूरोपियन मुल्कों में बहुत ऐसे लोग थे लाखों की तादाद में, जो कि अपने ही मुल्क की गवर्नमेंट्स और फौजों के खिलाफ विरोध करते थे और बड़े बड़े रैलियां निकाल रहे होते थे कि आप इन मुल्कों में जाके जंगें क्यों कर रहे हैं, हमसे टैक्स लेके आप जंगों में क्यों पैसे डाल रहे हैं। बड़े बड़े मुजाहरे इन मुल्कों में हुए हैं, इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड। तो वहाँ पर बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो कि इंसानियत दोस्त हैं, गोरों के अंदर भी। लिहाजा टोनी ब्लेयर ने जब माफ़ी मांगी थी इराक पे हमले के बाद, तो भी बहुत से बरतानवी शहरी ऐसे हैं जो कि इसको आज तक माफ़ करने को तैयार नहीं है। आज भी लाखों ऐसे लोग हैं जो कि इसको सख्त नापसंद करते हैं इराक जंग की वजह से, कि आप अमेरिका की जंग में हमें, आपने हमारे मुल्क को क्यों घसीटा और बिला वजह वहाँ पर इंसानों को क्यों मारा। वाशिंगटन पोस्ट ने टोनी ब्लेयर की माफ़ी पे लिखा था कि टोनी ब्लेयर काइंड ऑफ अपोलोजाइज्ड फॉर इराक वॉर बट मेनी ब्रिट्स स्टिल हेट हिम। बहुत सारे जो हैं वो आज तक इससे नफरत करते हैं। अब हुआ यह है कि टोनी ब्लेयर ने एक बड़ा बयान दे दिया है, ग्लोबल ऑर्डर के हवाले से एक बड़ा बयान दिया उसने कहा है कि भाई हमारा वेस्ट वालों का, अच्छा अगेन लेट मी रिमाइंड यू, अमेरिका और उसके जो खास तौर पर यूरोपियन इत्तेहादी हैं, इन सबको मिला के वेस्ट कहा जाता है। वो कह रहा है कि हमारा वेस्ट वालों का जो दुनिया पे असर था ना, हमारी जो डोमिनेंस थी, इट्स ओवर, खलास, ख़त्म हो गई। राइटर्स ने खबर लगाई है कि यूक्रेन वॉर शोज वेस्ट डोमिनेंस इज एंडिंग एज चाइना राइजेस, ब्लेयर सेज। देखें, मैं इस प्रोग्राम में कई बार जिक्र कर चुका हूँ, आप इस वक्त जिस ज़माने में रह रहे हैं ना, यहाँ दुनिया के अगले 100 साल का मैप बन रहा है।
ये मैं आपको बताऊं 100 साल का मैप बन रहा है। अगले 100 साल ग्लोबल ऑर्डर कैसा होगा, दुनिया के नक्शे किस तरह के होंगे, वो सारा स्क्रिप्ट इस वक्त लिखा जा रहा है। इस वक्त अगर किसी मुल्क ने गलत फैसले किए ना तो 100 सालों तक उसको उसका नुकसान पहुंचेगा। मैं आपको याद दिला दूं 19th सेंचुरी के पहले क्वार्टर में, यानी शुरू के जो 25-30 साल थे, उसमें भी दुनिया के 100 साल का नक्शा बन रहा था। ओटोमन एम्पायर जो कि एक बहुत बड़ा मुस्लिम पावर था, बल्कि वैसे भी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी सुपर पावर थी, अगर उस वक्त ओटोमन एम्पायर अमेरिका और सोवियत यूनियन के साथ खड़ा होता जर्मनी और जापान की बजाय, तो आज का मिडल ईस्ट मुख्तलिफ होता। आज भी मिडल ईस्ट में ओटोमन एम्पायर होता और बल्कि एक पावरफुल मुल्क के तौर पर ओटोमन एम्पायर मजीद स्ट्रेथन होता। उसकी जो फौज थी वो वैसे ही मजबूत थी। उसके पास ऊपर से ऑयल अगर आ जाता, पूरे मिडल ईस्ट का ऑयल, तो मुझे बताएं कि कितनी बड़ी फोर्स होता वो। लेकिन उन्होंने गलती की, उन्होंने हारी हुई एक साइड जो थी जापान और जर्मनी, उसके साथ वो चले गए। इसकी वजह यह थी कि इनके सदियों पुराने ख़राब रिलेशंस थे रशियंस के साथ, और वो जो फैक्टर था वो आ गया इनके फॉरेन रिलेशंस के ऊपर और उन्होंने इनको लेट डाउन किया, ये हार गए। देखें क्या हुआ, मिडल ईस्ट उसके बाद केक की तरह काटा गया, छोटे छोटे मुल्क बना दिए गए। इजराइल जैसा मुल्क जो था उसके क़याम की राह हमवार की गई। आरएसएस वाले हमारे रीजन में देखें, आरएसएस वाले गांधी की बात समझने को तैयार नहीं थे। गांधी कहता रहा कि भाई मुसलमानों को सिर्फ इंडिया की तनाजुर में मत देखें, आलमी सतह पर देखें। गांधी साहब जो था ना, बाहर के मुल्कों में काफ़ी अर्सा रहा है। साउथ अफ्रीका में वो ख़ास तौर पर रहा था और कई तरह के लोगों से वो उठा बैठा, मेल मुलाकात उसकी रही, तो वो आलमी हालात को समझता था। वो ग्लोबल एक जो सिनारियो था उसको सही तरह से समझता था। आरएसएस जो था उस लोकल गुंडों की जमात थी बेसिकली। वो यहाँ के रीजनल हालात और इंडिया की लेवल पर असल में देख रहे होते थे। गांधी जो था वो एक बड़े लेवल की चीज था, इनसे कई गुना बड़ा एक लीडर था। उसने खिलाफत मूवमेंट भी देखी, उसने ओटोमन एम्पायर का भी वो देखा, उरूज देखा, जवाल देखा। उसको पता था कि मुस्लिम वर्ल्ड किस तरह से रिएक्ट करती है और मुस्लिम वर्ल्ड कहाँ कहाँ से स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी फोर्सेज यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है वो रोल प्ले कर सकती है, सारा उसको पता था। आरएसएस वाली समझ नहीं पाए इस चीज़ को। वो ये सोचते थे कि इंडिया है, फिर इंडिया के अंदर इतने लाख मुसलमान हैं, इतने लाख हम हैं, तो आराम से इनको दफड़दूस कर सकते हैं। वो उनकी सोच इतनी होती थी बस। गलत फैसले इंतहा पसंद हिंदुत्व के गुंडों ने लिए उस वक्त, और यूसी क्या हो गया, साउथ एशिया के अंदर मैप तब्दील हो गया। पहले इंडिया जो था 3-4 टुकड़ों में टूटा, म्यांमार भी उससे अलग हो गया। वो जो ब्रिटिश राज था पूरा म्यांमार गया, फिर इधर से श्रीलंका गया, फिर उधर से नेपाल गया, फिर इधर से भूटान गया, फिर इधर से पाकिस्तान का एरिया अलग हो गया। अगर हिंदुत्व के गुंडे उस वक्त ये चीज़ ना करते, गांधी के फलसफे पे चलते और वही नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म जो टेरिटोरियल नेशनलिज्म है उसकी बात करते और रिलीजियस नेशनलिज्म की बात ना करते, तो शायद इंडिया आज भी अनडिवाइडेड होता। तो गलत फैसले उन्होंने लिए और फिर आप देखें आगे क्या हुआ। आज तक वो चीखते रहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। ब्लेयर भी यही कह रहा है, टोनी ब्लेयर आज यही कह रहा है कि वेस्टर्न डोमिनेंस इज ओवर, और अब अगले 100 साल का नक्शा कैसे होगा इस पे टोनी ब्लेयर ने बात की है। राइटर्स इसको कोट करते हुए लिख रहा है कि वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस, ब्लेयर सेड इन अ लेक्चर इंटाइटल्ड आफ्टर यूक्रेन, व्हाट लेसन्स नाउ फॉर वेस्टर्न लीडरशिप। और मजीद इसमें वो इसको कोट करते हुए लिख रहे हैं कि द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी एट लीस्ट बाइपोलर and possibly multipolar, Blair said. The biggest geopolitical change of this century will come from China, not Russia. 100 साल की बात कर रहा है कि इस सदी के अंदर 100 साल का नक्शा तय हो रहा है, ये तय हो रहा है। और इतना तो दुनिया जान गई है, खुद वेस्ट वाले भी जान गए कि इनसे बड़ा प्लेयर चीन बन के उभरा है। ज़ाती तौर पर वैसे मैं समझता हूँ कि अब भी इस ग्लोबल पावर गेम की कुंजी जो है ना की, ये मिडल ईस्ट में मौजूद है, मिडल ईस्ट के अंदर है। जिसका मिडल ईस्ट पे असर होगा वही कुव्वत ग्लोबल ऑर्डर अपना ला सकती है दुनिया के अंदर। मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिकली दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट खित्ता है, इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेजर जो दुनिया के एनर्जी और ट्रेड रूट्स हैं वो यहाँ से गुजर रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि वेस्ट एक बड़ी अटैम्प्ट करेगा मिलके। ये यहाँ पे हो सकता है कि अपने जो इत्तेहादी हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उनका इत्तेहादी एक ही है इजराइल, और यूरोप के अंदर तो उसके बहुत सारे इत्तेहादी हैं, सारे मिलके एक बड़ी अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, कुछ ना कुछ वर्ल्ड वॉर 3 कह लें आप या जो भी समझ लें। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट सेंचुरी का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है। लास्ट सेंचुरी में भी ग्लोबल ऑर्डर जो था ना, 2 वर्ल्ड वॉर के बाद, 2 वर्ल्ड वॉर दुनिया ने झेली हैं, उसके बाद नया वर्ल्ड ऑर्डर तुलू हुआ था, जो कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के सरबराही में एक वर्ल्ड ऑर्डर तुलू हुआ था और बाद में ये दोनों में स्प्लिट हो गई थी। इस वक्त भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर रशिया और चाइना की सरबराही में इमर्ज हो रहा है। हो सकता है कि आगे चलकर भी
किसी न किसी मुद्दे पे, किसी न किसी पॉइंट पे ये दोनों भी स्प्लिट हो जाएं, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन इस वक्त ये हो रहा है कि जैसे लास्ट सेंचुरी में अमेरिका और सोवियत यूनियन की नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में ये सारा कुछ नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा था। इस वक्त चाइना और रशिया के लीडरशिप में नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है, लेकिन ये ग्लोबल ऑर्डर इतना आसानी से नहीं बनेगा। वो जो पहले वाली फोर्स है वो ज़रूर लड़ेगी, वो लड़ाई करेगी। पिछला दुनिया का जो पहले का ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बता रहा है कि कोई भी सुपर पावर इतना आसानी से डाउन नहीं होती, वो लड़ते लड़ते जाती है। लिहाजा ये जो ग्लोबल लेवल पे एक इंतशार और एक केओस आप देख रहे हैं ना, ये दुनिया के अंदर फैला हुआ है। कहीं ना कहीं पे जंगें आपको होती हुई नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं पे वायलेंस आपको हर जगह नज़र आती है दुनिया के अंदर। ये सारा केओस बेसिकली एक वॉल्केनो की तरह है, और इस वॉल्केनो ने फटना ज़रूर है, ज़रूर फटना है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और उसके फटने के बाद जब धुआं हटेगा ना, तब नया वर्ल्ड ऑर्डर निखर के सामने आएगा, जो भी होगा। और मोस्ट प्रोबेबली वो चाइना डोमिनेटेड ही होगा।